भारत की समृद्ध जैव विविधता इसका गौरव और चुनौती दोनों है। बाघ, हाथी, तेंदुए और सांप लाखों लोगों के साथ भूमि साझा करते हैं, जिससे संघर्ष, अस्तित्व और कभी-कभी आपसी सम्मान की असाधारण कहानियां सामने आती हैं। आज हम भारत में सबसे जंगली मानव पशु संघर्षों को समझेंगे, खतरे, भय और प्रकृति के साथ रहने से सीखे गए सबक के माध्यम से एक यात्रा। भारत एक ऐसी भूमि है जो जैव विविधता से भरपूर है और यहाँ धरती पर मौजूद कुछ सबसे शानदार जीव पाए जाते हैं। बाघ, हाथी, तेंदुए और भी बहुत कुछ। लेकिन इस प्राचीन भूमि पर जहाँ सदियों से मनुष्य और वन्य जीव एक साथ रहते आए हैं, उनकी दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। खेतों में घूमते बाघों से लेकर शहर की दीवारों पर छलांग लगाते तेंदुओं तक मानव पशु मुठभेड़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। ये सिर्फ वन्य जीवों के दर्शन नहीं हैं, ये अस्तित्व, भय और कभी-कभी त्रासदी की कहानियां हैं। कल्पना कीजिए कि हाथियों का एक पूरा झुंड एक गांव में घुसकर उन फसलों को नष्ट कर रहा है जिन पर परिवार जीवित रहने के लिए निर्भर है। या एक मछुआरे का नदी के गंदे पानी में मगरमच्छ से आमना सामना। ये वास्तविक कहानियां हैं जो खतरे, नाटक और कभी-कभी सह अस्तित्व के अविश्वसनीय कृत्यों से भरी है। फिर भी अराजकता के बीच ऐसे नायक हैं, वन रेंजर, संरक्षणवादी और आम लोग जो मानव जीवन और उन जानवरों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जो इन जमीनों को अपना घर कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे जंगली मानव पशु संघर्षों के केंद्र में ले जाएंगे। ये कहानियां आपको चकित, दिल टूटने और प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे नाजुक संतुलन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेंगी। इन दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और जानें कि किस प्रकार मनुष्य और जानवर इस अविश्वसनीय ग्रह को साझा करने का प्रयास करते हैं। भारत के महाराष्ट्र के जंगलों में अवनी नामक एक बाघिन, जिसे आधिकारिक तौर पर T1 के नाम से जाना जाता है, हाल के इतिहास में सबसे विवादास्पद मानव वन्य जीव संघर्षों में से एक का केंद्र बन गई। यह अस्तित्व, भय और न्याय और संरक्षण के बीच लड़ाई की कहानी है। 6 वर्षीय बाघिन अवनी यवतमाल जिले के पंडरकवाड़ा के पास घने जंगलों में रहती थी, लेकिन 2016 और 2018 के बीच उसका इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। 2 साल से अधिक समय में वह 13 लोगों की मौत से जुड़ी थी। ग्रामीणों में दहशत फैलने के साथ अवनी को आदमखोर करार दिया गया। जबकि वन विभाग और विशेषज्ञ सबूतों पर बहस कर रहे थे, स्थानीय समुदायों में डर व्याप्त था। फसलें बर्बाद हो गईं, दैनिक दिनचर्या बाधित हो गई और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। सितंबर 2018 में महाराष्ट्र वन विभाग ने अवनी को मानव जीवन के लिए खतरा घोषित किया। उन्होंने उसे मृत या जीवित पकड़ने के आदेश जारी किए। इस मामले ने तुरंत राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। कार्यकर्ताओं और संरक्षणवादियों ने इसमें हस्तक्षेप किया। वन्यजीव संगठनों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए। क्या अवनी वास्तव में नरभक्षी थी या वह अपने शावकों को सिकुड़ते आवास में बचा रही थी? विशेषज्ञों ने बताया कि वनों की कटाई और बाघों के इलाकों पर मानव अतिक्रमण अक्सर ऐसे संघर्षों का कारण बनते हैं। अवनी को पकड़ने का अभियान भारतीय वन्य जीव इतिहास में सबसे बड़े अभियानों में से एक था। रेंजर्स ने ड्रोन, हाथी, कैमरा ट्रैप और ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल किया, लेकिन अवनी पकड़ में नहीं आई। उसकी बुद्धिमत्ता और जीवित रहने की प्रवृत्ति ने इस कार्य को लगभग असंभव बना दिया। आखिरकार 2 नवंबर 2018 को एक निजी शिकारी असगर अली खान के नेतृत्व में एक टीम ने अवनी को खोज निकाला। अधिकारियों ने दावा किया कि उसने टीम पर हमला किया, जिससे उन्हें उसे गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अवनी की मौत हो गई और उसके पीछे 2 10 महीने के शावक रह गए।
उसकी मौत से आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं ने इसे हत्या कहा और अधिकारियों पर एक निजी शिकारी को काम पर रखकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वह वास्तव में नरभक्षी थी या खराब प्रबंधन का शिकार थी। कहानी अवनी के साथ खत्म नहीं हुई। उसके अनाथ शावक अभियान का अगला केंद्र बन गए। उन्हें पकड़ने और पुनर्वास के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। वन्यजीव विशेषज्ञों ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए बाघों के आवासों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। अवनी बाघ का मामला मानव जीवन और वन्यजीव संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन की एक मार्मिक याद दिलाता है। जैसे जैसे शहरीकरण प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण करता जा रहा है, यह सवाल बना हुआ है, हम प्रकृति के सबसे शानदार जीवों के साथ सह अस्तित्व कैसे बना सकते हैं, बिना उन्हें हमारी प्रगति का शिकार बनाए। गढ़वाल क्षेत्र की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों में, जहां विशाल हिमालय आसमान को चूमता है, एक खौफनाक कहानी सामने आई। अस्तित्व, भय और दृढ़ संकल्प की कहानी। यह कहानी है रुद्रप्रयाग के कुख्यात तेंदुए की, एक शिकारी जिसने एक समुदाय को आतंकित किया और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। रुद्रप्रयाग के तेंदुए ने 1920 के दशक में अपना आतंक फैलाना शुरू किया। 8 वर्षों की अवधि में इसने कम से कम 125 लोगों की जान ले ली, जो दर्ज इतिहास में सबसे खूंखार नरभक्षी में से एक बन गया। लेकिन इस तेंदुए ने एक निर्दयी हत्यारे में क्या बदलाव किया? विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल भूख नहीं थी। वन्य जीवों के आवासों पर मानव अतिक्रमण और बीमारी के प्रकोप, संभवतः प्लेग सहित कई कारकों के संयोजन ने तेंदुए के प्राकृतिक शिकार को बाधित कर दिया था। शिकारी सबसे कमजोर लक्ष्यों पर मुड़ गया, मनुष्य। पूरे गांव लगातार डर में रहते थे। लोग अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बचते थे और घरों को मजबूत बनाया जाता था ताकि तेंदुआ अंदर न घुस सके। इन सावधानियों के बावजूद जानवर अजेय लग रहा था, सटीकता से हमला करता और रात में गायब हो जाता। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रुद्रप्रयाग के तेंदुए को राष्ट्रीय खतरा घोषित कर दिया। इनाम की पेशकश की गई। शिकारियों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह उन सभी को मात दे गया। उन्नीस 1926 में प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। वन्य जीवों के बारे में अपनी बेजोड़ समझ के लिए जाने जाने वाले कॉर्बेट का मिशन सिर्फ तेंदुए का शिकार करना नहीं था, बल्कि ग्रामीणों को परेशान करने वाले दुःस्वप्न को खत्म करना था। कॉर्बेट को एक चालाक दुश्मन का सामना करना पड़ा। तेंदुआ जाल और मानवीय जालों से सावधान हो गया था। रात भर कॉर्बेट ने जानवरों के व्यवहार के अपने गहन ज्ञान और धैर्य पर भरोसा करते हुए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। महीनों की खोजबीन के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया। 2 मई 1926 की रात को कॉर्बेट एक चारा वाली जगह के पास घात लगाए बैठे थे। जब तेंदुआ दिखाई दिया तो उन्होंने गोली चला दी। जिससे तेंदुआ का आतंक खत्म हो गया। रुद्रप्रयाग का तेंदुआ अब नहीं रहा। रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए यह डर के युग का अंत था, लेकिन कॉर्बेट के लिए यह एक कड़वी मीठी जीत थी। उनका हमेशा से मानना रहा है कि असली खलनायक जानवर नहीं, बल्कि वे परिस्थितियां हैं जो उन्हें इंसानों से संघर्ष करने पर मजबूर करती हैं।
रुद्रप्रयाग का तेंदुआ कॉर्बेट के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उनके अनुभवों ने शिकारी से लेकर संरक्षणवादी तक की उनकी यात्रा को आकार दिया, जो भारत के राजसी वन्य जीवों की सुरक्षा की वकालत करते हैं। आज उनकी विरासत उन जंगलों में जीवित है जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। रुद्रप्रयाग के तेंदुए की कहानी एक नरभक्षी की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह इंसानों और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी कहानियां अतीत में ही रह जाएं? भारत के ओडिशा के हरे भरे जंगलों और फैले हुए मैदानों में, जहां सदियों से मनुष्य और वन्य जीव साथ साथ रहते आए हैं, बढ़ता संघर्ष जानलेवा बन गया है। यह ओडिशा में हाथियों के झुंड के हमलों की कहानी है, अस्तित्व, विस्थापन और मनुष्य और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की कहानी। ओडिशा में 2000 से ज्यादा जंगली हाथी हैं, जो भारत में सबसे बड़ी आबादी में से एक है। पीढ़ियों से ये सौम्य दिग्गज जंगल के गलियारों में आजादी से घूमते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, मनुष्यों और हाथियों के बीच मुठभेड़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और खतरनाक भी। हाल के वर्षों में ओडिशा के गांवों में हाथियों के हमलों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। झुंड अक्सर भोजन और पानी की तलाश में फसलों पर हमला करते हैं, घरों को नष्ट करते हैं और कभी-कभी दुखद रूप से मानव मृत्यु का कारण बनते हैं। हाथियों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, ग्रामीणों के लिए यह तबाही है। हाथी रात में आते हैं, वे सब कुछ नष्ट कर देते हैं, हमारी फसलें, हमारे घर। हम डरे हुए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह जमीन ही हमारे पास है। इस संघर्ष का मूल कारण आवास विनाश है। खनन, कृषि और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई ने पारंपरिक हाथी गलियारों को बाधित कर दिया है। हाथियों को अक्सर सदियों पुराने प्रवासी मार्गों का अनुसरण करते हुए मानव बस्तियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो अब कस्बों और राजमार्गों द्वारा अवरुद्ध हो गए हैं। 2001 से 2020 के बीच ओडिशा ने अपने 1700% से ज्यादा पेड़ खो दिए, जिससे वन्य जीवों के आवासों पर काफी असर पड़ा। आदतन हाथी खुद को मानव बस्तियों की भूल भुलैया में खोया हुआ पाते हैं। वन विभाग ने संघर्ष को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। हाथी विरोधी खाइयां, सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ और जागरूकता अभियान का उद्देश्य मानव और हाथी दोनों के जीवन की रक्षा करना है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अपनी आजीविका की रक्षा के लिए बेताब ग्रामीण अक्सर जवाबी कार्रवाई का सहारा लेते हैं। दुर्भाग्य से ये कार्रवाइयां संघर्ष को बढ़ा सकती हैं, जिससे दोनों पक्षों को चोटें और मौतें हो सकती हैं। संरक्षणवादी दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वन गलियारों को बहाल करना, चारे के पेड़ लगाना और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए GPS कॉलर का उपयोग करना कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए समय, संसाधन और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होती है। मानव हाथी संघर्ष केवल अस्तित्व के बारे में नहीं है, यह सह अस्तित्व के बारे में है। हर नुकसान, चाहे वह इंसान का हो या जानवर का, संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। भारतीय संस्कृति में पूजनीय हाथी बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अब उनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके सामने आने वाली चुनौतियों का कैसे समाधान करते हैं। ओडिशा में हाथियों के झुंड के हमलों की कहानी कार्रवाई का आह्वान है। क्या हम मानव समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन शानदार जीवों की रक्षा कर सकते हैं? इसका उत्तर करुणा, संरक्षण और उन जंगली स्थानों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता में निहित है, जिन्हें हम सभी साझा करते हैं।
सबसे जंगली मानव पशु संघर्ष। अस्तित्व और सह अस्तित्व की कहानियों के पहले अध्याय के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हमने एक ही स्थान को साझा करने के लिए संघर्ष कर रहे समुदायों और जानवरों की चुनौतियों और जीत को उजागर किया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारे अगले एपिसोड में हम सर्पदंश संकट पर चर्चा करेंगे, एक मूक महामारी जो पूरे भारत में हजारों लोगों को प्रभावित कर रही है। घातक काटने से लेकर जीवन रक्षक नवाचारों तक हम यह पता लगाएंगे कि मनुष्य प्रकृति के सबसे छुपे हुए शिकारियों में से एक से कैसे जूझ रहे हैं। और फिर हम आपको सुंदरबन की मनमोहक सुंदरता में ले जाएंगे, जो पौराणिक नरभक्षी बाघों का घर है। जानें कि कैसे यह अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों और बाघों दोनों को अस्तित्व के कगार पर धकेलता है। सबसे जंगली मानव पशु संघर्ष, अस्तित्व और सह अस्तित्व की कहानियों का अगला अध्याय न चूकें, जहां हर कहानी हमें मनुष्यों और प्रकृति के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। तब तक जिज्ञासु बने रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम सभी इस जंगली दुनिया का हिस्सा हैं।